ओके। और मैम हमारी ना कल एग्जाम है, वो यस मैम। 40 मार्क की आने वाली है, 20 मार्क की नहीं, 40 की। स्नेहल, आपका कल है पेपर? यस मैम। यस और मैम। हमारा 40 मार्क्स मार्क्स का आने वाला है, 20 मार्क्स का नहीं। अच्छा, 40 का आने वाला है। और स्नेहल, आप ही का लेटर राइटिंग आ रही है कल, आपने जो मुझे बोला था, आई स्टिल रिमेम्बर यस इट, मैम, है आ ना? रही है। तो लेटर मैम, आप डिसअपॉइंट की स्पेलिंग क्या होती है? किसकी? डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट, DIS, डिस, अपॉइंट, APPOINT, डिसअपॉइंट। क्या हुआ? मैम, वो DIS से बीच में डैश थी और पॉइंट आया था, तो उसके बीच मैंने P लिखा था। डिसअपॉइंट, तो एक ही डैश आया था, यस मैम। तो उन्होंने P एक और उड़ा दिया वहां से। एनीवेज, मेरे भाग्यश्री, क्या आप शेयर कर सकोगे वो पेपर मेरे साथ व्हाट्सएप पे? आई जस्ट वांट मैम, टू वो सी पेपर एक्चुअली स्कूल में मेरे। उन्होंने मैम, वो पेपर स्कूल में सर्स ने जमा कर लिया। अच्छा अच्छा, ओके, क्वेश्चन पेपर में ही किया होगा आपने, राइट? यस मैम। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। और मैम, स्नेहल आप। हमारे स्कूल में ना जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, वो क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। तो एनीवेज, कोई बात नहीं, मतलब आप थोड़ा सा मुझे पैटर्न भी अब जान जाऊंगी ना मैं, बिकॉज मैं, आप, इफ यू रिमेम्बर, आई हैड शेयर्ड इट, इनफैक्ट मैसेज यू इन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप की यस मुझे मैम। जो मतलब पेपर है वो शेयर करो, मुझे मालूम नहीं था। क्या एनीवेज, है ना, बट आई होप अच्छा आपने अच्छे से पढ़ के किया, भाग्यश्री एंड अदर्स यस ऑल्सो। मैम। स्नेहल, आप अपना लेटर राइटिंग का कल पैटर्न याद कर लेना बेटा, प्लीज, जो कल कराया था मैंने, एंड आई हैव शेयर्ड इट ऑन ग्रुप। यस मैम। ठीक है, वो कर लेना। और बाकी और बच्चे, निकिता, सान्या, स्नेहल से बात हो गई, सान्या, निकिता, और भी। और मैम, आपने जो हमारा हाथ खींच के जो पास लिखने को बताए थे, बीच में हमारा गोल लिखना था, वो टाइम बाउंड रिलेस्टिक वो वाला, हाँ, वो पेपर में आया था। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा। धीरे धीरे मुझे भी मालूम पड़ेगा कि आपके पेपर्स महाराष्ट्र बोर्ड के कैसे आते हैं। एंड बाकी आपका तो मतलब, आप मुझे जैसे बताओगे, आई विल जस्ट डू इट विद यू, ठीक है ना? मैं ना आपको क्या हमारे मैम? महाराष्ट्र बोर्ड का पैटर्न सेंड करती हूँ। क्या पर बेटा? आपका मैं इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेंड करती हूँ, पर आपका ना नंबर ही नहीं है मेरे पास, ग्रुप में है। ग्रुप में डाल दीजिए स्नेहल, मेरा ग्रुप में तो नंबर है ऑफ कोर्स, बट इट इज यस बेटर मैम। दैट यू शेयर इट ऑन द ग्रुप। 10th क्लास का ग्रुप है ना, उसमें आप शेयर कर दो। सो आई सी, मैं देख लूंगी, ठीक है ना? डोंट वरी। ओके, सो आई हैव नोटिस कि आप लोगों को पैराग्राफ देते हैं, दे गिव इट फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ। आपके जो लेसन है उसी में से आपको देते हैं पैराग्राफ? यस मैम। यस मैम, लेसन यस मैम, उसमें से ही देते हैं। उसमें से देते हैं, और आपको मैम, मतलब एक हमारे बुक बुक में का आता सीन है, होता और है। एक जो होता है वो बुक के बाहर का आता है। अच्छा, बुक का ही देते हैं, ठीक अनसीन पैसेज। है। ओके, अनसीन आता है एक, और एक बुक का देते ये हैं, राइट? एंड दे फ्रेम क्वेश्चंस ऑन दैट। ठीक है, मैं यस समझ। मैम। चलो ठीक है बेटा, मैं लिख लेती हूँ। ओके, आज हम लोग, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? यूनिट 2 में आपकी फर्स्ट जो है 2.1 जो है एक पोम है। मैं आपको दिखाऊं? ये क्या मैं स्टार्ट करूं? अच्छा, जिनके बच्चों के पेपर्स हैं कल, कोई दिक्कत है आपको, मतलब कोई परेशानी है किसी चीज में, कोई डिफिकल्टी? लेटर राइटिंग ही चाहिए थी। लेट यू वांट मी टू डू द लेटर यस राइटिंग दोबारा? मैम। ओके, तो 1 मिनट आपको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसको, लेटर राइटिंग पढ़ाई थी क्या? हाँ हाँ, पढ़ाया था इनफॉर्मल ना लेटर मेरी राइटिंग। क्लास मिस हो गई थी। नहीं, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आप लोगों ने ही बताया था मुझे,
तो आप लोगों को दोबारा करना है उसको, या यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? बात करना है क्योंकि ना कल की क्लास मिस हो गई थी मेरे से। ओके ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको जल्दी से बता देती हूँ बेटा, और जो जो बच्चे जानना चाहते हैं वो भी एक बार ध्यान दे देंगे। मैंने खोल लिया है इसको, 1 सेकेंड। आई थिंक ये, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, हम इनफॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन? बताएंगे कोई मुझे कि हम इनफॉर्मल का क्योंकि क्या, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल? क्योंकि वो औपचारिक नहीं होते, हाँ, हम वो औपचारिक नहीं होते। औपचारिकता नहीं होती। अब जब औपचारिकता नहीं है ना वो स्नेहल? अनौपचारिक होते हैं। आ, ठीक है, पर अगर वो औपचारिक नहीं है तो हम औपचारिक जो है लैंग्वेज, भाषा भी उसमें यूज नहीं करते। और औपचारिक भाषा क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे जिसमें हम बहुत ज्यादा प्लीज, आई रिक्वेस्ट एंड मैम रिस्पेक्ट। उसमें ना हम अभिनंती वो नहीं करते, और मतलब इनफॉर्मल लेटर में हम मतलब अपने भावनाओं को बताते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि हम अपने भाव, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना? वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस। अब आप जब इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो बेटा, तो आप या तो अपने किसी भाई बहन को लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट टू योर ब्रदर और सिस्टर, और मे बी यू आर राइटिंग इट टू योर मॉम, योर डैड, इफ यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। अगर आप किसी हॉस्टल में हैं, ठीक है, अपने स्कूल के, और अपने मम्मी पापा दूर हैं, तो आप उनको लेटर लिखते हो ना, बताने के लिए कि आपके स्कूल में क्या, कौन सा खेल दिवस या कौन सा दिवस मनाया गया और कैसे मनाया गया। या आप किसी अपने कजिन को लिखते हो, है ना, अपने किसी अंकल आंटी को लिखते हो, किसी चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, किनको भी लिखते हो, या उनके बच्चों को जो आपके भाई बहन लगते हैं आप उनको लिखते हो। तो जब हम ऐसे लोगों को लिखते हैं बेटा, तो हमारे तो वो रिलेशन में है, तो हम लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? इमोशनली हम जुड़े हुए होते हैं। अटैच। हाँ, इमोशनली हम अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे जो भाव होते हैं ना बेटा लेटर लिखते हुए, वो भी उसी के अनुरूप होते हैं, ठीक है? इट इज अकॉर्डिंग टू दी इमोशंस। और अब हमारे इमोशंस क्या हुए? अगर हम किसी बड़े को लिख रहे हैं तो हम आदर के साथ इमोशंस व्यक्त करते हैं। मतलब ऑब्वियसली आई मीन, अगर आप अपने दादा दादी, नाना नानी को लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो अपने गांव से, तो आप उनको आदर के साथ लिखोगे ना। ऐसे तो नहीं है कि आप उनको बोलोगे डियर करके, है ना? डियर लगा, डियर भी लिख सकते हो, बट आप वहां पे आप रेस्पेक्टेड लिखोगे, क्योंकि आप उनको यस आदर दे रहे, बड़े हैं वो आपसे। लेकिन उसके बाद हम लोग जब औपचारिक लिखते हैं पत्र, तो हम उसमें अपना एकदम से हम ये नहीं पूछते हैं, वी डोंट एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज। हम आपस में ये नहीं पूछते हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो कीपिंग वेल, होप यू आर डूइंग गुड। हम ये सब तो नहीं बोलते, है ना? क्योंकि हमने तो सीधा पर्पस पे आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक होता है, जो जिसके लिए हम लिख रहे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं, जिस वजह से हम सीधा हम उसके ऊपर आते हैं कि आई एम सो एंड सो, मैं ये हूं, एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस। कोई भी चीज आप नोटिस में लाना चाहते हो, या आप कोई शिकायत करना चाहते हो, यू वांट टू पुट अ कंप्लेन अक्रॉस रिगार्डिंग समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे आप प्लेजेंट्रीज, प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है जब हम एक दूसरे की तबीयत के बारे में पूछते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, ठीक है ना? तो वो हम हालचाल तो नहीं पूछते ना, औपचारिक में हम हालचाल तो नहीं पूछते। लेकिन जब हम अपने किसी रिश्तेदार को या अपने भाई बहनों को या मम्मी पापा को लिखते हैं, तो हम उसमें हम अपना भी बताते हैं कि हम अच्छे हैं, वी आर गुड, एंड हम दूसरों का भी पूछते हैं कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, ठीक है? समझे? वो लाइन लिखने के बाद हम, अब देखो आपको मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है, दिख रहा है बेटा स्नेहल? और बच्चे जिनका ये आ रहा है प्लीज ध्यान दें, और जिन्होंने आज पेपर कर लिया है वो भी ध्यान दें कि हम सबसे पहले जो है क्या लेते हैं बेटा, सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन होता है? कौन है सेंडर? हम, पत्र भेजने वाला। पत्र भेजने वाला। तो जो पत्र भेजने वाला, हाँ जी,
कल भाग्यश्री ने मुझे अपना गांव का, जिला का एक एड्रेस बताया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सेंडर एड्रेस में हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर नहीं है, और हम अपना पत्र, अपना एड्रेस डाल रहे हैं ना। लेटर तो हमने किसी और को भेजना है, लेकिन हम अपना एड्रेस डाल रहे हैं, तो हम 2 लाइनों में उसको खत्म कर देते हैं। 2 लाइनों में जब हम खत्म करते हैं, तो हम उसमें पहले अपने गांव का नाम डाल सकते हैं, विलेज का, या आप जहाँ पे शहर में रह रहे हो तो वो डाल सकते हो, और फिर नीचे आप कौन से सिटी से हो, कौन से स्टेट से हो, महाराष्ट्र से हो, है ना। महाराष्ट्र में तो इतने सारे वो है जगह है, इट कैन बी मुंबई, इट कैन बी नागपुर, इट कैन बी कोई भी जगह हो सकती है। सो आप वो जगह का नाम डाल देते हो, उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस देने का जरूरत नहीं है कि हाउस नंबर सो एंड सो, वो सब करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना, और ना ही आप अपना नाम लिखते हो, सिर्फ आप वहां पर अपना गांव का या शहर का, और उसके नीचे जो सा स्टेट है उसका नाम डाल दो। अगर आपको पिन कोड पता भी नहीं है तो आप कोई भी फेक पिन कोड बनाकर भी डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो वो भी कोई बात नहीं। तो इसमें जो सेंडर का एड्रेस है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। अब बेटा एक बात का बहुत ध्यान रखना, कल मतलब मैं बताना चाहती थी, हम जब भी कोई लेटर लिखते हैं, पहले जमाने में हम पैराग्राफ को बीच लाइन से शुरू करते थे। नया पैराग्राफ जब हम शुरू करते थे ना, नया पैराग्राफ समझते हैं ना, हमने पहले एक पैराग्राफ लिखा, फिर हम दूसरा पैराग्राफ लिखते थे, तो दूसरा पैराग्राफ हम बीच में से शुरू करते थे। वो हमारे जमाने में होता था, अब नहीं होता, क्योंकि अब ज्यादातर चीजें टाइप होती हैं कंप्यूटर में। हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं ना, तो हम लेफ्ट से Yes, शुरू ma'am. करते हैं, तो हमारी पैराग्राफ, जहां वो पैराग्राफ खत्म हुआ वहीं छोड़ के नया पैराग्राफ भी हम लेफ्ट मार्जिन से शुरू करते हैं, बीच लाइन से नहीं शुरू करते हैं। उसका एक सैंपल मैं आपको दिखा दूंगी। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर आप अपनी डेट लिख सकते हो। डेट में आप अपने एग्जाम वाली डेट डाल सकते हो। डेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तिथि, ठीक है ना। हम अपनी वो तारीख डाल देते हैं। फिर आया सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने या तो डियर लिखोगे, डियर, सपोज आपका कजिन का नाम जो है रमेश है, या आपके भाई का नाम रमेश है, या आपकी बहन का नाम दीपिका है, कुछ भी है, तो आप डियर दीपिका, डियर रमेश, है ना, ऐसे करके आप लिखोगे। लेकिन यही हेलो हाँ जी मैम, बोलो बेटा। हाँ जी जब बेटा। पिछले बार ना जब क्वेश्चन पेपर आया था ना, तो 2 मतलब लेटर थे, एक फॉर्मल था और एक इनफॉर्मल था। तो इस ठीक है, और वो आपकी आवाज लिखे कट रही है बेटा। फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो इससे 3 कौन सा चुनना चाहिए? स्नेहल बेटा आपकी सारी आवाज कट गई है इंटरनेट के प्रॉब्लम से। आप दोबारा बता सकते हो, 1 मिनट, आपने क्या कहा? एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल आया, फिर? यस मैम, जब पेपर में ना फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आता है, तो उसमें उन दोनों में से कोई एक लिखना होता है, तो उन दोनों में से कौन सा एक लिखना चाहिए, ऐसा पूछ रही थी। अच्छा, हाँ, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको ये लगता है कि मैं इनफॉर्मल लेटर जो हूँ लिख सकती हूँ, मेरे पास, आपको टॉपिक देखना पड़ेगा कि वो टॉपिक से, उस विषय से रिलेटेड, संबंधित मेरे पास ज्यादा शब्दकोश है, मतलब ज्यादा वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, और मैं लिख सकती हूँ, तो आप उसको करो। वैसे क्या होता है कि मैं, अगर आप मेरा पूछो तो मैं फॉर्मल लेटर पे ज्यादा वो देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको इधर उधर की कोई बात लिखनी नहीं होती। उसके अंदर आपको एक टॉपिक मिला, टॉपिक आपने क्वेश्चन में से ही उठा लिया, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम करके, आई एम सो एंड सो, मतलब अपना नाम लिया, आई एम स्नेहल गायकवाड़ एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू, टू कन्वे, टू शेयर, टू पुट अ कंप्लेन अक्रॉस, कुछ भी, और आपने टॉपिक से ही उसको उठा लिया। जैसे क्या हुआ, कोई भी चीज आपकी टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो आपको फॉर्मल लेटर का जो मैडम ने आपको क्वेश्चन दिया है ना, तो उसके अंदर दिया होता है ना कि किसके ऊपर कौन से विषय पे लिखना है, उस विषय को उठा के वहीं डाल दो, उसको वहीं डाल दो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनफॉर्मल में मैंने कर रखा है, आप उसको फॉर्मल में कर सकते हैं। जैसे है
आई होप यू आर, ये तो खैर इनफॉर्मल लेटर है, तो यहाँ पर तो आपस में एक दूसरे की तबीयत पूछा। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट। अब जब यहाँ पे आप अबाउट पे पहुंचते हो ना, है ना, तो आप यहाँ पे अपने प्रश्न में से ही वो लाइन चुन के जिसकी वजह से आप वो लिख रहे हो पत्र, उसको आप डाल देते। समझ गए? जो भी लेटर का, जो भी आपको मैडम ने क्वेश्चन दिया ना Yes, कि ma'am. लेटर टू, सपोज इट इज यू राइट, अगर एक एप्लीकेशन है, यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू लीव, आपको जो है लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी प्रिंसिपल मैम को ये तो नहीं बोलोगे ना, मैम हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन, ये तो नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे प्रिंसिपल को? कि प्रिंसिपल को इतने बड़े स्कूल में ये तो नहीं पता कि स्नेहल कौन है, तो आप बोलोगे आई एम स्नेहल गायकवाड फ्रॉम सो एंड सो क्लास। आप कौन सी क्लास को हो? 10th क्लास। 10th क्लास का कौन सा सेक्शन है आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू पुट अ रिक्वेस्ट अक्रॉस, या टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। ग्रांट का मतलब होता है मुझे चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, तो कौन देगा, ग्रांट करेगा, प्रिंसिपल ग्रांट करेगी ना, ये वही तो देंगी छुट्टी। तो आप वो वाली जो शब्द है ना बेटा, वो आप अपने क्वेश्चन में से उठा लोगे, जो आपकी क्वेश्चन में लिखा होगा मैडम ने कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days, मे बी दैट देयर इज अ मैरिज इन द फैमिली, कुछ भी रीजन हो सकता है, और आपको रीजन भी टीचर दे देगी, ज्यादातर तो दे ही देते हैं, तो फिर वो रीजन भी आप नीचे डाल सकते हो कि इट इज माई, सॉरी, आप रीजन भी डाल सकते हो, रीजन की इट इज मैरिज इन दी फैमिली, माई प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, मेरी वहां पे मौजूदगी जरूरी है, मुझे वहां पे मौजूद होना है, मुझे वहां पर होना है ना, माई प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, सो आई प्लीज एक सेकेंड, सो एक मिनट बेटा, सॉरी एक मिनट। लेकिन जब आप इनफॉर्मल लिखते हो बेटा, जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो तो उसके अंदर तो आप कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे ना, कोई किसी से आज्ञा तो नहीं ले रहे हो ना, नहीं ले रहे ना आज्ञा किसी चीज का, नहीं वहां ले तो, रहे हैं। नहीं मैम। हाँ, वहां तो आप अपनी कोई चीज बता रहे हो, कोई आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया और आपका फ्रेंड नहीं आया उसमें, आपके बर्थडे पे, तो आपने वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, या आपके घर में कोई और इवेंट था, कुछ था और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, या आप कहीं पे घूमने गए, या आपके गांव में कोई मेला लगा, है ना, मेला लगता है ना गांव में, फेयर लगता है, तो कोई फेयर लगा, Yes. उस फेयर, है ना, तो वो फेयर में आपने क्या क्या किया, व्हाट यू डिड इन दैट, मतलब आप जैसे वहां पे झूले थे, राइड्स थी बहुत सारी, यू एंजॉयड ऑन दोज राइड्स, या आपने कुछ खाया, स्पेशल खाया, चाट खाई, कुछ खाया, आप उसके बारे में, खाने के बारे में बता सकते हो, या वहां पर क्या क्या हुआ, वहां पे कोई जादूगर, कोई मैजिक शो था, तो मैजिक शो के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अपने थोड़ा सा आंख बंद करके 1 सेकंड सोचना होगा कि मैं क्या क्या चीजों को डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, हम बहुत चीजें हैं उसके अंदर डालने के लिए। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मल लेटर ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर आपको टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब आपको जो पर्पस तो दे दिया टीचर ने, पर्पस तो दे दिया, है ना, तो आपने सिर्फ उस पर्पस को बता के और उसका रीजन कि क्यों आप वो पर्पस उस व्यक्ति के सामने रख रहे हो, क्या रीजन है। जैसे हमने वो पोम की थी ना, ये वाली Basket full of moonlight. एक्सीलेंट, मैं वही बास्केट फुल ही बोल रही थी, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब अगर हम उसी पोम को बेटा एक लेटर का फॉर्म देते हैं, फॉर्मल लेटर का, कि आपके गांव में लाइट नहीं है और बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स क्या होगी कि बच्चे जो हैं शाम को दे कैन नॉट प्ले इन द पार्क्स बिकॉज इट बिकम्स डार्क, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और आप बच्चे खेल नहीं पाते हैं। जो बूढ़े बेचारे हैं वो जो जाकर बगीचे में बैठ के थोड़ा सा एक सुकून, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, वो आराम नहीं कर पाते, ठीक है ना, वो गिर जाते हैं बिकॉज इट इज कंप्लीटली डार्क, सो देयर इज नो स्ट्रीट लाइट। तो आप उसके लिए एक रिक्वेस्ट डाल सकते,
डाल सकते हो अपने जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, मतलब वो कंसर्न्ड अथॉरिटी मैम डाल के देगी कि कोई म्युनिसिपल कमीशन है, कोई किसको कौन है कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो आप उनको उनका एड्रेस करके और बस ये लिख सकते हो कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो विलेज, मैं इस विलेज से हूँ एंड वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम जो है वो तो आपकी टीचर ने आपको क्वेश्चन में दे दिया, आपने वहीं से उठा के नीचे डाल दिया, ठीक है। अब आपने वो प्रॉब्लम उसके सामने क्यों रखी, तो अपने दिमाग के हमने घोड़े दौड़ाने हैं, और वो हम क्या सोचेंगे कि भाई बच्चे हैं, दे कैन नॉट प्ले, ठीक है ना, इन द पार्क्स बिकॉज इट बिकम्स डार्क एंड डेंजरस। जो ओल्ड पीपल हैं, दे कैन नॉट सिट एंड टेक अ वॉक इन द पार्क्स, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर देम। फिर इट इज नॉट सेफ फॉर विमेन ऑल्सो, लेडीज जो हैं, जो वर्किंग विमेन हैं, जो काम कर रही हैं, वो रात को देर से आती हैं कई बार, तो उनके लिए भी इट इज नॉट सेफ, इट इज वेरी अनसेफ, राइट। तो बस 2-3 प्रॉब्लम्स डाली एंड देन से कि आप कंसर्न अथॉरिटी को बोलोगे कि होप यू विल एन इमीडिएट एक्शन विल बी टेकन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। रेक्टिफाई मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, रेक्टिफाई की जगह आप सॉल्व कर दो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, टू इमीडिएट एक्शन इज टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसके साथ आप अपना नीचे योर्स ट्रूली डाल के, अपना नाम डाल के किस्सा खत्म। तो जो फॉर्मल लेटर, अभी आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा कि दोनों में से हम कौन सा ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फॉर्मल ज्यादा आसान है, क्योंकि आधे से ज्यादा लैंग्वेज 3-4 लाइनें लिखनी होती है, जिसमें से 2-3 लाइनें तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ता है, इलैबोरेट इन द सेंस कि वहां पर आपके अपने जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कई बार आप लोग यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आपके पास वो वर्ड्स नहीं होते हैं, है ना, कंफ्यूजन। साक्षी बेटा म्यूट कर लो, साक्षी बेटा, हाँ थैंक यू बेटा। तो आप जब व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब आपके पास वोकैबुलरी इतनी रिच नहीं हुई कि मैं इन चीजों को, दिमाग में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं उनको वर्ड्स में नहीं लिख पा रही हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी। आप समझे स्नेहल? मैम हाँ जी, इसमें मैं समझ गई। ठीक है। मैम मैं और हाँ जी भाग्यश्री बोलो बेटा, मैम आप मैं कुछ कह पूछ रहे रही थे? हूँ कि इनफॉर्मल लेटर में हम क्लोजिंग के वक्त यूअर्स लविंगली डालते हैं, तो फॉर्मल लेटर में क्या डालना चाहिए? योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स यस फेथफुली, मैम। योर्स ट्रूली। और इनफॉर्म में तो योर्स लविंगली तो आराम से डाल सकते हो, ठीक है ना, चाहे आपके वो दोस्त हैं, चाहे मम्मी पापा हैं, चाहे दादा दादी हैं, नाना नानी, जिसको भी आप लिख रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सो यू कैन राइट। सानिया, आप कुछ कहना चाहते हो? यू हैव रेज्ड योर हैंड बेटा। मैम नो मैम, नो डाउट। ओके, अब हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। मैम मैंने आपको वो क्वेश्चन पेपर सेंड किया है। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी आफ्टर द क्लास, आई विल सी, ठीक है ना, तो फिर हम उस है। ओके, थैंक यू अनुष्का, थैंक यू। अभी मैंने ये आपको एक फॉर्मेट दिया है, अगर आपको स्नेहल फॉर्मेट ये इनफॉर्मल लेटर आ रहा है जैसे आपने मुझे कल बताया था, तो आप इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से याद करके जाओ, ठीक है। और मैंने इसके नीचे यहाँ पे आपको कल एक सैंपल भी दिया था। आपका सपोज आपने कहीं पे विजिट किया, यू हैव विजिटेड एनी प्लेस, इट कैन बी एन एग्जीबिशन, इट कैन बी अ साइंस, कोई भी क्या बोलते हैं, कोई सम काइंड ऑफ पिकनिक, इट कैन बी अ पिकनिक, कि आप पिकनिक पे गए, ठीक है, और आपको ये बोला कि आपने जो पिकनिक आपने एंजॉय किया अपने मम्मी पापा के साथ, आप उसको अपनी फ्रेंड को बताओ, ठीक है। तो कोई भी विजिट हुआ, उस विजिट को आप बहुत आराम से इनफॉर्मल वे में अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को व्यक्त करते हुए, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करते हुए कि हमने ये हमने एंजॉय किया, वी हैड कैरीड दिस फूड विद अस, वी एंजॉयड ईटिंग इट टुगेदर, हमने झूले झूले, ठीक है। आप कुछ भी अपना जो आपको लगता है कि आपने जो जिस तरह से आपने एंजॉय किया होगा, अब यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन काम आती है,
और इमेजिनेशन के साथ साथ कभी कभी बेटा, अब जैसे आप क्लास 10th में हो, क्लास 9th में अगर आपने कोई ऐसा लेसन किया जिसमें इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन था, अभी जैसे हमने बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट पोम की थी, रिमेम्बर? सो हमने वहां से बड़े इजीली वी पिक्ड अप दिस थिंग। अनुष्का ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि हम जैसे वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज, राइट? तो हमने उसके बारे में बताना है, तो वी कैन पिक अप दोस पॉइंट्स फ्रॉम द पोम बिकॉज हमने किया है। सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू रिलेट। हम बहुत इजीली कर देते हैं ना रिलेट, कि अगर लाइट नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमने उस पोम में की थी। ऐसे आप बस 9th या 8th में कोई ऐसा लेसन किया था जिसमें आपने इस तरह का कोई इनफॉर्मल लेटर से रिलेटेड कोई आप डिस्क्रिप्शन पिक कर सकते हो, कोई शब्द वोकैबुलरी वहां से ले सकते हो, तो क्यों नहीं डाल सकते? आप डाल सकते हो, आपका बहुत सुंदर लेटर बन जाएगा। थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन को बढ़ाना, थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको, हमने सोच को बढ़ानी है। हमने ये देख, सिर्फ हमें ये नहीं सोचना कि ये लेटर है, इसमें ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड कोई किताब पढ़ी है, कोई मूवी देखी है, कहीं से भी आप आइडियाज ले सकते हो। तो इनफॉर्मल लेटर में ये प्लस पॉइंट है, ठीक है? अब जैसे मैंने दिस इज अ विजिट टू जू, अगर आप इसको याद कर लोगे तो देर आर मेनी वर्ड्स दैट आई मीन यू कैन रिटेन in your mind and you can use it while writing an informal letter. जैसे, and please remember Snehal and other children also, हमारे फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं अच्छे खासे, ठीक है? एनी राइटिंग स्किल दैट वी अटेम्प्ट इन द क्लास, सॉरी इन द पेपर, उस हर राइटिंग स्किल का वी हैव अ सर्टेन फॉर्मेट टू फॉलो एंड ईच एंड एवरी फॉर्मेट हैज सर्टेन वेटेज। वेटेज का मतलब होता है कुछ मार्क्स हम देते हैं उसको। लाइक इफ इट इज अ लेटर एंड इट इज फॉर 5 मार्क्स, तो मैम आपके 2 मार्क्स सीधा फॉर्मेट के रख देगी। अगर आपने फॉर्मेट को बिल्कुल सही से फॉलो किया, द वे आई हैव डन इट, इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस, आई एम श्योर यू विल गेट 2 फॉर दैट। फिर उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ही आओगे। अगर बहुत अच्छा लिखा है तो मे बी यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 फॉर कंटेंट, और अगर थोड़ा बहुत गलती भी हो गई है सो मे बी आपका थोड़ा बहुत मार्क्स लगा के आपको फिर भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमेशा फोकस करो फॉर्मेट पे। सब राइटिंग स्किल्स के अपने फॉर्मेट होते हैं, वेदर इट इज रिपोर्ट राइटिंग, whether it is speech, whether it is story writing or a diary entry or a notice writing or your letter writing. ठीक है स्नेहल एंड बाकी Yes, बच्चे, राइट? तो अभी आप अगर अपने से एक बार इसको याद कर जाना, so that you can use many words from here. Like इसकी जो एंडिंग है, I really wish you were there with me, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम वी शुड विजिट द जू टुगेदर। अब जू की जगह कहीं और जगह का विजिट अगर आ गया आपको, तो आप वो वर्ड डाल दो जू की जगह, पर आपकी जो क्लोजर है, क्लोजर ऑफ द लेटर तो सही हो गया ना? क्लोजर ऑफ द लेटर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और मैम समझे हमें टॉपिक मिलाए कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे पे जा नहीं पाई, तो मैं उससे विश भी कर रही हूँ और सॉरी भी बोल रही हूँ, तो वो कैसा लेटर लिखना चाहिए? तो उसके बाद ये है कि आई मिस्ड यू नो विजिटिंग यू on your birthday. I know you must have celebrated it with a lot of pomp and show, where it was celebrated in so and so place, you told me, and this is how you had celebrated, or I would have enjoyed being with you. कुछ भी डाल सकते हो आप, but next time I'll ensure that I come to your place to and we'll celebrate your birthday together. कुछ भी आप अपने मन से जो भी डालना चाहते हो डाल दो। उसके अंदर आप डिस्क्राइब नहीं करोगे कि उसने बर्थडे कैसे मनाया था, आप बस अपनी फीलिंग्स बताओगे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने आई मिस्ड ऑन यू बीइंग विद यू एट दैट टाइम, मैं वहां पे नहीं थी या नहीं था उस समय, आई हैव मिस्ड दैट opportunity, that moment, that lovely moment, that excitement which I would have enjoyed had I been there. अगर मैं वहां पे होती या होता तो जो हमने एंजॉय करना था वो मैं मिस कर गई। एंड आई नो यू सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्योंकि उसने आपको बताया है कि उसने कहाँ सेलिब्रेट किया, कहीं पे भी सेलिब्रेट किया होगा उसने अपना बर्थडे, चाहे घर में ही सेलिब्रेट किया, ठीक है ना? बट आप अपना रीजन भी दोगे कि आप क्यों नहीं गए, आपको रीजन तो देना पड़ेगा ना अपनी फ्रेंड को। Yes, ma'am. You had your UT paper or there was some emergency, some personal reason was there that you could not attend the birthday party, है ना?
कुछ भी लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम आ गई एंड यू कुड नॉट अटेंड, सो यू हैव टू गिव दैट रीजन ऑल्सो टू योर फ्रेंड कि आपने क्यों नहीं अटेंड किया। यस मैम। ठीक है ना, उसके बाद आप उसको प्रॉमिस करोगे कि नेक्स्ट बर्थडे में वी विल बी टुगेदर एंड वी विल सेलिब्रेट इट टुगेदर। आई हैव मिस्ड ऑन इट, मिस्ड ऑन इट। ठीक है ना, यस मैम। ये विजिट से रिलेटेड तो ये दे दिया मैंने। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर न्यू स्कूल। आप किसी नए स्कूल में गए हो तो नए स्कूल में आपको क्या क्या फीलिंग्स आई। अब ये नए स्कूल की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वर्ड्स तो याद रहेंगे ना आपको। इंट्रोडक्शन कैसे मतलब इसको ओपनिंग कैसे करनी है, क्लोजर कैसे करना है, वो तो चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, पर्पस चेंज होएगा ना, और पर्पस आपने उठा लेना है अपने क्वेश्चन से, और उसके बीच में 2-3 लाइंस अपनी जो है फीलिंग्स से रिलेटेड कुछ भी डाल दो जो आप सोचते हो कि। और एक बात बताओ बेटा मैं क्या है, कभी कभी एक चीज काम कर जाती है कि आप हिंदी में सोचो एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। थोड़े बहुत रॉन्ग भी हो जाओगे ना, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कभी कभी हम हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश में भी कर लेते हैं कन्वर्ट। ठीक है ना, कि अगर मैं यस हिंदी मैम। में या मराठी में लिख रही होती तो मैं ऐसे लिखती। अब आपके पास वो भाव, वो लाइंस तो आ गई। नाउ ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल इंग्लिश, इट विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज करो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, जैसे मैंने अभी और वर्ड मैम यूज किया। आप ना हमें कहानी लेखन भी सिखा दीजिए। स्टोरी राइटिंग में करा दूंगी बेटा, पर अभी आज आई थिंक मैं अगर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ नेक्स्ट पोम का, और उसके बाद वी कैन डू द स्टोरी राइटिंग। यस, अभी किसी की स्टोरी राइटिंग अभी 1-2 दिन में तो नहीं आ रही ना किसी के, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, किसी के एग्जाम में वर्बल पे डालने वाला है। है बेटा। वर्बल टू नॉन वर्बल, वो क्या, वर्बल टू नॉन वर्बल? मतलब जो छोटा पैसेज देते हैं उसका मतलब मतलब एक बॉक्स बना के टेबल देगा और उसी से हमें एक पैराग्राफ लिखना होगा, या फिर हाँ हाँ, वो हम उसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। आप जैसे वर्बल टू नॉन वर्बल बोल रहे हो ना, वी कॉल इट डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड यस, क्लास 10th में वो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। उसमें जैसे दे गिव यू अ पाई चार्ट, दे गिव यू अ हिस्टोग्राम, दे गिव यू अ ग्राफ, एंड उससे कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन, या इट कैन बी अबाउट पॉपुलेशन, इट कैन बी अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, कोई भी चीज आती है वो ना जस्ट एक पैराग्राफ में उसको ना दे गिव वैल्यूज दे देते हैं, और उसी को हमने वर्ड्स में लिखना होता है। आप यही बात कह रहे हैं ना? यस मैम। है ना, तो वो मैं करा दूंगी। तो मैं लिख लेती हूँ जो जो चीजें आपको करानी है, डेटा इंटरप्रिटेशन में करा दूंगी। इट इज वेरी इजी, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टोरी राइटिंग तो बहुत ही आसान है, उसमें तो आप यू कैन यूज योर इमेजिनेशन टू एनी एक्सटेंट। स्टोरी में नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग। बस एक चीज का ध्यान होता है कि हमारी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। वी शुड अवॉइड इट, बिकॉज क्लास 11th में देर इज अ चैप्टर इन ग्रामर जिसके अंदर इट इज गिवन दैट यू शुड अवॉइड रेपिटेशन। लाइक कोई भी चीज आप बोलते हैं ना तो उसको बार बार नहीं बोलना है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करते हैं, उसमें है। तो और हम मैम लोग 1-2 मंथ में हमारी जो और एग्जाम आएंगी ना, उस एग्जाम में ना संवाद लेखन भी होता है। डायलॉग राइटिंग, वो भी बहुत आसान है, वो तो सबसे आसान है। मे बी दे विल गिव यू अ पिक्चर और पिक्चर प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ठीक है, और उस पिक्चर को देख के यू हैव टू फ्रेम डायलॉग्स, और दे माइट गिव यू इनकम्प्लीट डायलॉग्स, लेकिन उसके अंदर हमें पंक्चुएशन को देख के चलना होता है। सपोज देर इज, आपको दिखता है कि एक जगह उन्होंने एक डायलॉग दिया और नेक्स्ट में उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सो दैट मीन्स जो आपका नेक्स्ट जो लाइन आ रही है उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया है। ठीक है, यस। जैसे मैं बोलती हूँ कि अनुष्का मुझे बोलती है कि आज मैम मैंने, हमारे पेपर में पैसा नहीं होता है। हमारे पेपर में जैसे इमेजिन करना पड़ता है कि मोबाइल और कंप्यूटर कोई बात कर रहे हैं, तो वैसा लिखना पड़ता है।
ठीक है, तो उसमें क्या पिक्चर प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको पिक्चर देंगे, उसमें से आपको देख के बना लिखना नहीं होता है? मैम, पिक्चर नहीं होती है। नहीं मैम होता। पिक्चर नहीं होती है। अच्छा, बस इमेजिन करना है, आपने डायलॉग्स इमेजिन करना है, जैसे एक कस्टमर है और एक सेल्समैन है, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ कस्टमर एंड सेल्समैन के बीच का जो एक डायलॉग एक्सचेंज होता Yes, है, ma'am. सेल्समैन इज ट्राइंग टू सेल समथिंग एंड कस्टमर उसको कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्राइस, एंड यू नो ही कैन चैलेंज इट आल्सो, कुछ भी बोलकर कि वो हाँ तो बहुत सस्ता मिल रहा है, ये तो आप महंगा दे रहे हो, राइट, है ना। तो इस तरह से आपको सोच के देन दे टेल यू टू राइट ईदर 5 सेट ऑफ डायलॉग्स। 5 सेट का मतलब एक कस्टमर, एक सेल्समैन, फिर कस्टमर, फिर सेल्समैन, ऐसे करके आपको 5 सेट्स बनाने होते हैं। तो ठीक है, मैंने वो भी लिख लिया आपका। तो ये अच्छा है, मैं तो ये जानना चाहती थी कि आप लोगों को क्या क्या आता है। ठीक है, मैम हमारे डायलॉग राइटिंग जंबल सेंटेंस आते हैं, कंप्लीट एंड एक इमेजिनेशन वाला डायलॉग राइटिंग। तो आप लोगों को डायलॉग को जंबल कर देते हैं, देन यू हैव टू रीअरेंज इट यस मैम। and rearrange and make the dialogues correct dialogues, right? और कंप्लीट भी आता है, मतलब क्वेश्चन देते हैं, आंसर हमें खुद लिखना पड़ता है। कंप्लीट वही तो मैं बोल रही थी बेटा, कि उसके अंदर वो जैसे उन्होंने शुरू किया और आगे डॉट 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 लगा दिया, आपको उसको कंप्लीट करना होता है, यही ना। यस मैम। दो तरह के आते हैं, उसमें से कई बार वैसा भी आ सकता है और कई बार आप कह रहे वैसा भी आ सकता है। ठीक है स्नेहल, मैम तो ये हमारे जो हाँ 80 बेटा मार्क्स बोलो। के जो पेपर होते हैं ना, उसमें कंप्लीट आता है, जंबल भी आता है, और साथ में एक इमेजिनेशन वाला डायलॉग खुद राइट करना पड़ता है। मैं समझ गई बेटा, बिल्कुल समझ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 80 मार्क्स का पेपर आपका कब होएगा ये? मतलब मैम अभी 1-2 मंथ में होगा। 1-2 यस मंथ मैम। में होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी अपना ये एक रेजोल्यूशन करते हैं, अपना एक ये डिसाइड करते हैं दैट हम लोग हर वीक जो है वी विल डू 1 टाइप ऑफ राइटिंग स्किल, ठीक है ना, कोई भी एक करेंगे, और फिर उसका और एक मैम कभी कभी और में बात में लेखन भी आ जाता है। कौन सा लेखन? बात में लेखन और में आता है। न्यूज। न्यूज राइटिंग, न्यूज राइटिंग, यस मैम। राइटिंग। ओके ओके, न्यूज राइटिंग, ठीक। तो मैं हम लोग सब टाइप के अपने वो राइटिंग स्किल्स कर लेंगे, मैंने सारे नोट कर लिए हैं बेटा, ठीक है। अभी हम फिलहाल ये इसको खत्म करते हैं, क्योंकि स्नेहल का कल पेपर भी है और बच्चों का भी है। तो स्नेहल, आपको ये मैंने जो दिया है सैंपल्स दिए हैं इसके अंदर, ये दोनों सैंपल आप ये वाला और ये वाला दोनों याद कर लेना, और इसका भी फॉर्मेट जो है अच्छे से याद कर लेना जो मैंने दिया है, ठीक है। एंड इट इज Yes. आई हैव ऑलरेडी, मैंने आई शेयर्ड इट ऑन ग्रुप yesterday, कल ही मैंने शेयर कर दिया था, तो आप वहां से इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है स्नेहल, राइट, मैम ओके। और फिर हमने ये कहा था, बाकी ये जो बॉडी इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन तो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया, और उसके बाद क्लोजिंग होता है जिसके अंदर वी आस्क द पर्सन जिसको हम लिख रहे हैं, वी आस्क दैट पर्सन टू कन्वे आर यू नो रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड लव फॉर द यंगर वंस, ऐसे करके कुछ भी आप डाल सकते हो, और यू कैन गिव अ क्लोजर एज पर व्हाट आई हैव रिटन हियर, इधर भी है और इसमें भी है क्लोजर, एंड ये वाला भी है, तीनों क्लोजर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है। आप कोई भी क्लोजर अगर आपके दिमाग में रह जाएगा, आप इजीली अपने लेटर में दे सकते हो, इनफॉर्मल नॉट फॉर्मल, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे क्लोजर्स फॉर्मल लेटर में नहीं देते हैं, वहां हम सिर्फ कंसर्न अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए कहते हैं। एंड देन मराठी में ये दिया था मैंने पत्र लेखन, ताकि आपको थोड़ा सा मराठी को आप इंग्लिश से रिलेट कर सको, राइट। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ग्रुप में जा चुका है, राइट। अब वी विल स्टार्ट विद द पोम। और मैम 9th में हमारे पेपर में आया था कि हमारे भारत ने T20 विश्व चषक क्रिकेट जो स्पर्धा होती है वो जीती है, और हम उसका सेलिब्रेशन करने के लिए गए हैं, तो वैसा लिखना था।
वेरी गुड। तो अगर आपने वो अपने टीवी पे देखा होगा कि कैसे सेलिब्रेशन हुआ, कैसे हमने अपना विश्व कप जो जीता और कैसे वो सेलिब्रेट किया गया, कौन कौन जीते, थोड़े बहुत प्लेयर्स के नाम तो आप डाल सकते हो बड़े आराम से। लेकिन वो क्या लेटर फॉर्म में था? वॉज इट इन लेटर फॉर्म? नो मैम, ऐसे जो बातमी लेखन जैसा होता है ना वैसा था। वहां पे लिखा था कि भारत ने विश्व चषक जीता है और हम गए उस सेलिब्रेशन के लिए, तो हम कैसा फील कर रहे हैं वो लिखना था। मैम Okay. मतलब वो प्रसंग लेखन था। प्रसंग लेखन था, अच्छा ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, यही बोल रहे हो ना आप, पैराग्राफ राइटिंग। यस। एक सेकंड बेटा, मैं ये अब हम एक एक करके हम सारे इसमें एक मिनट, गलत वाला खोल दिया मैंने लगता है। मेरी वो बुक बंद हो गई। आप लोगों के पास, सबके पास अपनी बुक खुली हुई है बेटा? नो मैम। तो अपनी बुक खोल लीजिए, उसका 2.1 जो पोम है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये सारे राइटिंग स्किल्स हम एक एक करके कर लेंगे और आज हम सिर्फ मैम, प्रसंग लेखन को हिंदी में कॉन्टेक्स्ट राइटिंग कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। प्रसंग लेखन को, प्रसंग हिंदी में उसको कॉन्टेक्स्ट राइटिंग, मैं चेक कर लूंगी बेटा, ठीक है, मैंने सब लिख लिया। ओके, आप मुझे सिर्फ ये बताना कि लेटर्स भी और कौन कौन से आ रहे हैं आप लोगों के, कि कई बार एक बार कंप्लेन लेटर्स भी आते हैं, रिक्वेस्ट लेटर्स भी आते हैं बिजनेस में, अगर आप वो कर रहे हो तो, ठीक है। मैम, 9th में मराठी के पेपर में लेटर आया था कि हमारे स्कूल में किताबें लेनी है हमारे किसी बुक स्टॉल से। तो हमें उस बुक स्टॉल के जो मालिक है उससे पत्र लिखना था कि हमें कुछ किताबें चाहिए। हाँ, और वो किताबों को जल्द से जल्द भेजे आपको, ठीक है ना। तो वो और तो किताबों के नाम भी थे। किताबों के 3-4 नाम डालने के बाद वो लिखना होता है कि वो आपको एज एट द अर्लीस्ट, मतलब वो आपको वो किताबें भेज दे, ठीक है ना। और मैम आज हमारा ना हिंदी का पेपर था तो उसमें ना हमारे भारत सरकार ने एक नई योजना लाई है ना, एक पेड़ माँ के नाम, उसके बारे में पत्र लिखना था। वेरी गुड, तो आप लिख लिया आपने? यस मैम, लिख लिया पूरा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने ये वाली पोम जो है आपको दिख रही है बेटा, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली 2.1 ये, यस मैम। तो यस मैम। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये आपकी पोम है। यहाँ पे इस टाइटल से क्या मतलब है आपको, क्या आप समझते हो कि ये ऐसा क्यों लिखा है? ये पोम जो है इसकी ये वाला टाइटल क्यों है? मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाना चाहती हूँ इससे रिलेटेड, लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि ये, एक मिनट, मैम, ये इसका मतलब ये है कि अगर हमने कुछ चीजें नहीं की तो हम हमारा जो हैप्पी जो फ्यूचर है हम उसे लॉस कर देंगे, लॉसिंग कर देंगे। लॉसिंग नहीं करते बेटा, उसको बोलते हैं कि इफ वी वांट टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट, फुलेस्ट का मतलब हमने अपनी जिंदगी पूरी जीनी है, लेकिन उसको जिंदगी को जीने के लिए क्या हमें डर डर के जी सकते हैं, ये सोच के कि हम जो है नई चीजें ट्राई ही ना करें? Can we live our life to the fullest by not trying the challenging things या things which are unsafe? अगर हमें ऐसा लगता है अनसर्टेन है, अनसेफ है, चैलेंजिंग है, तो हम उसको छोड़ दें, हम ना करें। क्या हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं? कहते हैं ना, वी शुड बी अ लाइव वायर। व्हाट डज इट मीन वी शुड बी अ लाइव वायर? लाइव वायर क्या होता है बेटा? एक तार बिजली का लाइव वायर तब कब कहलाया जाता है? जब उसके अंदर करंट होता मैम वो है ना। वो होता है। अगर वो करंट नहीं है तो इज इट ऑफ एनी यूज? क्या हम उस वायर को यूज में ला सकते हैं? बेकार है ना। तो यस हमें मैम। वी हैव टू बी अ लाइव वायर।
नंबर 1। नंबर 2, हम कहते हैं कि लर्निंग हैज नो एज बार। इसका क्या मतलब हुआ, लर्निंग हैज नो एज बार? मतलब सीखने के लिए कोई आयु नहीं होती है। कोई आयु नहीं होती है। मैं इस एज में भी आपसे कितनी बातें सीखती हूँ, आप इतने अमेजिंग बच्चे हो, ठीक है। मैंने बहुत चीजें सीखी हैं, बहुत चीजें आपने मुझे सिखाई हैं, नोइंगली अननोइंगली। तो क्या मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं सीखूंगी, तो फिर मैं ग्रो नहीं कर रही, ठीक है ना, देन आई एम कंप्लीटली डेड, फिर मैं ग्रो नहीं कर रही। सो हमारी ग्रोथ के लिए बेटा, हम लाइफ के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्राई एंड ट्राई एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स ऑल पॉजिटिव थिंग्स। कई बार हम डर जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, शायद इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे उन्होंने बोला, अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। यहाँ पे ट्रेवल, इफ यू डू नॉट ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है अगर आप कोई चीज देखना ही नहीं चाह रहे हो, अपना नजरिया ही नहीं चेंज करना चाह रहे हो किसी चीज के लिए, उस चीज को महसूस करके उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे हो, तो आप डेड हो। यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग, यू आर शोकिंग। आप चाहते ही नहीं कि हम करना चाहते, अपने क्लोज माइंड से हो बिल्कुल, ठीक है। मैम। अब और एक फोटो दिखा। मैम, वो कभी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ सिर्फ जीनी नहीं, वो मजे और आनंद के साथ जीने हैं। हमें हमारे जीवन का पूरा ही पूरे मतलब हैप्पीनेस के साथ हमें अपनी जिंदगी जीनी है, यूं ही जीने के लिए नहीं जीनी। जी हाँ बिल्कुल बेटा, अब मैंने एक फोटो आपको दिखा रही हूँ जानबूझ के, जो अभी आपने बोला बहुत सही बोला। अभी आपको एक मैं पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ, जस्ट सी दिस। ये पूरी दिख नहीं रही होगी आपको। अब दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट। अब आप इस आदमी को देखो, ये कैसा लग रहा है, लुक एट दिस मैन, द वे ही इज वॉकिंग। आपको इसको देख के क्या लगता है, व्हाट डू यू फील अबाउट हिम? मैम ऐसा लग रहा है कि वो इंसान वो चल चल के थक गया है। ओके, और मैम वो अपसेट भी है, ही इज अपसेट है। ही इज अपसेट, ही इज टायर्ड। और कोई कुछ बोलना चाहता है? बाकी बच्चे बिल्कुल चुप हैं। और मैम उसकी होप थी कि वो ऐसे स्ट्रेट चलेगा। वो देखिए वहां पे गोल गोल इसमें लिखा है, एक इंसान है जो एकदम सीधी तरीके से चल रहा है। वो उसकी होप थी, लेकिन वो वैसे नहीं चल पाया। हाँ, ये नहीं चाहिए। ये कैसे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज डिसअपॉइंटेड, कंप्लीटली। डिसअपॉइंटमेंट का क्या मतलब है? अभी शुरू में आपने मेरे से स्पेलिंग भी पूछी थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? ही इज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विद हिज लाइफ और व्हाटएवर। आप क्या मतलब है इसका डिसअपॉइंटमेंट का? निराश, बिल्कुल निराश है, ठीक है। ही इज नॉट एनर्जेटिक। क्या उसके अंदर एनर्जी दिख रही है? नहीं मैम। नो मैम, बिल्कुल भी नो एनर्जी मैम। नहीं है। तो आप मुझे एक बताओ, इस तरह की लाइफ कोई जी सकता है? इट मीन्स यू आर डाइंग स्लोली, यू आर डाइंग। ये वही दिखा रहा है ना नो मैम। जो हमारी पोम कह रही है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। का क्या मतलब है फिर? अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं और हम वो टाइटल ऑफ द पोम पढ़ते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसका क्या मतलब है? मैम मतलब हम धीरे धीरे हमारा जो आनंदी फ्यूचर है वो खो देंगे। बिल्कुल। यहाँ पे डाइंग का लिटरल मीनिंग मत लो। डाइंग डजंट मीन दैट यू पेरिश, यू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, नहीं। और डाइंग का मतलब मैम वो रिश्ता एक और भी मतलब है, मतलब हम हर दिन निराश के साथ जब हम बिताएंगे तो वो हमारे जीवन में का मतलब वो दिन कम होते हुए जाएंगे, और हमारी जो बहुत बड़ी लाइफ है उसमें से हमारे जो दिन है, वो डेज है, वो कम कम होते जाएंगे। इट इज नॉट दैट बेटा कि हमारे दिन जिंदगी के कम हो जाएंगे। इट सिंपली मीन्स कि आप अपनी, मैंने क्या बोला, वी लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम भरपूर जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और हम अपनी जिंदगी भरपूर कब जिएंगे? जब हम ग्रो करेंगे इमोशनली, मेंटली, हम ग्रो करेंगे। एंड टू इवॉल्व, टू ग्रो, ग्रो का मतलब क्या हुआ? इवॉल्व। इवॉल्व का क्या मतलब हुआ? बढ़ना।
अपनी लाइफ में कोई नई चीज सीखना। हम जब तक अपनी जिंदगी में अभी ये फीलिंग ना लाके कि जी हम ओल्ड हैं या हम मिडिल एज्ड हैं और हम सीख नहीं सकते या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है सीखने की, तो फिर हम वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं। आवर ग्रोथ बिकम स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब बिल्कुल रुक जाती है ग्रोथ, और वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 मिनट एक छोटा सा ऐसी गेम सॉर्ट ऑफ अ थिंग है। आई नो टाइम भी आपका खत्म हो रहा है अभी, लेकिन आज हमने काफी चीजें आपके पेपर में कैसे क्या आता है वो जान गए। ये मैम ये पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ मेरा बेटा, 1 मिनट में दिखा रही हूँ आपको। अब देखो, आपको दिख रहा है? यस मैम, आप यस मैम। ठीक है? जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आई अवॉइड ट्राइंग न्यू थिंग्स बिकॉज आई एम स्केर्ड, सॉरी अपने रजिस्टर में ये मैंने जो नंबर्स डाले हैं ना, 1 2 3 4, 1 से लेके 14 तक, ठीक है? अब मुझे आप अपने रजिस्टर में सिर्फ आप वो नंबर डालो जो आप करते हो, जो आप नहीं करते वो नंबर नहीं डालना है। ठीक है? जैसे मैंने बोला, आई अवॉइड ट्राइंग न्यू थिंग्स बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ फेलिंग। मेरे को जो है हारने के डर से मैं नई चीजें ट्राई नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। अगर आप ऐसी फीलिंग रखते हो तो आप 1 लिखोगे, नहीं तो आप नहीं लिखोगे 1। समझ गए? यस मैम। ठीक है? ऐसी सेकंड नंबर, आई ऑलवेज स्टिक टू द सेम रूटीन। जो मेरे दिनचर्या रोज की रहती है, मैं वह उसी को ही करती हूँ या करता हूँ। मैं अपना कोई नई चीज ट्राई नहीं करना चाहता लाइफ में। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप 2 नंबर डालोगे अपने रजिस्टर में। रजिस्टर खोला है ना आपने? यस यस मैम। मैम। समझ गए क्या? अब 3, आई कीप माई इमोशंस टू माई सेल्फ। जो मेरी भावनाएं हैं, कुछ भी भावना हो सकती है, कोई भी इमोशन फीलिंग्स हो सकती हैं, वो मैं अपने तक रखती हूँ या रखता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं शेयर करता, ना मैं किसी को व्यक्त करता हूँ। अगर वो है तो आप 3 नंबर डालोगे। ठीक है? यस मैम। आई एंजॉय टेकिंग रिस्क एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। मैं रिस्क लेती हूँ या लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी गलतियों से ही सीखती हूँ या सीखता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रखते हो कि मैं अपनी गलतियों से सीख लेती हूँ या लेता हूँ, तो आप अपना 4 नंबर डालोगे। जो नंबर आप करते हो वो ही नंबर लिखना है, जो नहीं करते उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब 5th, आई स्पीक माई माइंड इवन वेन इट इज हार्ड। मैं अपना दिमाग में जो मेरे आता है, मैं दूसरों के साथ, मैं दूसरों को बताता हूँ। ये नहीं कि मैं उसको अपने तक रखता हूँ, ऐसा नहीं है। वेन इट इज हार्ड मतलब जब मेरे को मुश्किल होती है अपने तक रखने की, मैं उसको बोल देता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। अगर आप ऐसा सोच रखते हो तो आप 5 नंबर डाल सकते हो। ठीक है? 6, आई रेयरली रीड और लर्न समथिंग न्यू। मतलब मैं बहुत कभी कभी, रेयर ही होता है कि मैं कोई नई चीज सीखूं या नई चीज को पढ़ूं। क्या ऐसी सोच है आपकी? तो आप 6 नंबर लिखोगे अपने रजिस्टर में। यस मैम लिखी। ओके। 7, आई ऑफन कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स एंड फील स्टक। मैं कभी कभी अपनी तुलना दूसरों से करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत स्टक ऐसे फील करता हूँ जैसे मैं आगे बढ़ नहीं पा रही या बढ़ नहीं पा रहा। मैं जैसे हम कहते हैं ना, अपने वो कभी कभी कंपेयर करते हैं, वो तो बहुत ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। मतलब हम कंपेरिजन जब करते हैं, क्या वो चीज कंपेयर करना अच्छा है या बुरा है? और अब मैं जब कंपेयर करती हूँ तो आई फील स्टक। मुझे ऐसा लगता है मैं बढ़ नहीं पा रही, मैं इस चीज को कर नहीं पा रही हूँ। ऐसा तुम्हें हार्ड फील होता है ना? तो अगर वो ऐसा है आपके साथ तो 7 नंबर डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। यस मैम। ओके। 8,
I feel alive when I am creating something. जब मैं कुछ नई चीज ट्राई करती हूँ या करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी क्रिएटिव थिंग, कोई चीज आप बना रहे हो या कुछ चीज मे बी लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी, आई फील अलाइव, मुझे अच्छा लगता है. आई फील अलाइव डजंट मीन कि मैं जिंदा हूं या जिंदा वो, मतलब आई फील गुड अबाउट इट जब मैं कोई नई चीज करती हूँ या करता हूँ. 8 नंबर आप तब लिखोगे. 9, आई फॉरगिव इजिली एंड मूव ऑन. दूसरे गलती करते हैं, मैं उनको माफ कर देती हूँ या कर देता हूँ, एंड आई मूव ऑन. मूव ऑन मीन्स मैं भूल जाता हूँ, कहते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो ये करती हूँ. ये शेक्सपियर का वो लाइन है, एक रिचर्ड द टू की, आई फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो आप भूल जाते हो, किसी को माफ कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो लाइफ में. तो 9 लिखोगे. 10, आई स्ट्रगल टू लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट मतलब मेरे के अंदर क्रोध आता है, जब एक गुस्सा आता है तो खींच आती है ना किसी को, किसी चीज पे, तो मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ उसको टू लेट गो. लेट गो मतलब मैं उसको इजीली छोड़ नहीं पाती हूँ, मतलब वो मेरे अंदर एक घर कर जाती है. कोई भी क्रोध, कोई भी खींच किसी भी प्रकार की, मैं उसको भूल नहीं पाती या भूल नहीं पाता. अगर ऐसा है तो 10 लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे. हो गया? यस मैम. ठीक है. आई लव ट्रेवलिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल. मुझे अच्छा लगता है घूमना फिरना और नए लोगों से मिलना. अगर ऐसा है तो 11 लिखोगे. जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम. 12, आई अवॉइड चेंज इवन व्हेन आई नो इट्स गुड फॉर मी. मैं कोई बदलाव अपनी जिंदगी में लाना चाहती ही नहीं हूँ, चेंज नहीं चाहती हूँ. अगर वो मेरे लिए अच्छा भी है, इवन इफ इट इज गुड फॉर मी, फिर भी मैं नहीं चाहती, कोई बदलाव नहीं चाहती. जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगी, चाहे वो अच्छा है नहीं है, मैं दूसरा स्कूल ट्राई ही नहीं करूंगी, है ना. ऐसा होता है ना कभी कभी, क्योंकि यहाँ तो मैं अपना जम गई, अभी वहां जाके नहीं होगा सही. तो ऐसा क्या आपके अंदर भावना आती है? अगर आती है तो 12, नहीं तो नहीं लिखोगे. आई फील मोस्ट अलाइव व्हेन हेल्पिंग अदर्स. जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ या करता हूँ तो मुझे लगता है हाँ मैं भरपूर जिंदगी जी रही हूँ, मैं अपने को बहुत अच्छा फील करती हूँ. अगर ऐसा है तो 13 लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे. एंड लास्ट इज 14, आई हाइड माई फीलिंग्स टू अवॉइड कंफ्लिक्ट. झगड़ा ना हो जाए उस बात से बचने के लिए मैं अपनी फीलिंग्स किसी के सामने नहीं रखती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि दूसरा आपस में झगड़ा ना हो जाए, तो मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को वहीं दबा देती हूँ. कर लिया? यस मैम, लिख लिया. अब Yes, देखिए कौन कौन से नंबर लिखे आपने खुद ही. यस मैम. If your answers are 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14, you live passively. अब तुम्हें एक्टिव पैसिव तो पता है ना, कल हमने ग्रामर में किया था ना एक्टिव पैसिव. तो पैसिव का मतलब है जब हम अपनी जिंदगी ढंग से नहीं जी रहे, पैसिवली. ठीक है. और अगर आपके जवाब जो है 4, 5, 8, 9, 11, 13 है, तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी भरपूर जी रहे हो. और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि डाइंग स्लोली. मैम मेरे बाकी के ऊपर वाले और बाकी के नीचे वाले. बाकी के ऊपर वाले, बाकी के नीचे वाले मतलब? मैम मेरे 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 30 है. ओके. ज्यादातर क्या है? ज्यादातर 4, 5, 8, 9, 11, 13 में से कितने नंबर है? मैम वो सब है, 4, 5, 8, 9, 11, 30 सब है. सारे हैं, ऊपर के भी 2-3 है, तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी अच्छी जी रहे हो. ये मैंने एक छोटा सा गेम डाला था ऐसे, ये दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि हम अपनी जिंदगी कब अच्छी भरपूर जीते हैं. समझ गए? तो अब आपको मालूम पड़ गया कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का क्या मतलब है, कि अगर आप ये नंबर के सारे काम करते हो तो आप अपनी जिंदगी, यू आर लिविंग इट टू द फुलेस्ट. और अगर आप ज्यादातर ऊपर के नंबर आए हैं अगर आपके रजिस्टर में और नीचे के कम है, तो इसका मतलब आप बहुत पैसिव हो, आप बहुत पीछे पीछे रहते हो, आप आगे नई चीजें नहीं करना चाहते. तो अपने अंदर चेंज लाओ. समझ गए? यस मैम. अच्छा लगा गेम?
यस मैम, बहुत अच्छा था। तो अपना होप लूज नहीं करना है, आशा लूज नहीं करनी है, हमने और अच्छा बनना है, ठीक है, लाइफ में और अच्छा करना है। यस मैम। ओके, तो हम ये अब नेक्स्ट क्लास में अपनी ये पोम करेंगे, और उसके बाद फिर हम कोई एक राइटिंग स्किल, जितनी आपने मुझे बताई सब मैंने लिख ली है, हम एक एक करके सारे करेंगे, ठीक है ना? ओके मैम। ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग